हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का ZPRS क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन रीड सिलेबस की बात करें तो आपका जो दूसरा यूनिट है वो है मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत। उसमें आपके जो 6 क्लास है आरबीएसई बुक की जो 6 क्लास है उसका चैप्टर है 20वां मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत। उसके विषय में अपन आज चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम तो अपन बात करें कि मौर्य वंश एवं गुप्तकालीन भारत, यानी पहले मौर्य वंश की स्थापना उसके बाद में गुप्त का आए। तो मौर्य वंश की स्थापना में जो स्टार्टिंग में अपन बात करें तो इसमें जो सर्वप्रथम भूमिका है वो किसकी थी? चाणक्य की थी। चाणक्य देखो एक बहुत बड़ा विद्वान था जिसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं। इसको विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं। तो चाणक्य का नाम भी विष्णुगुप्त है और इन्हीं का नाम क्या है? कौटिल्य। इन्हीं का जो महत्वपूर्ण योगदान है, जो नंद वंश के शासक थे घनानंद, उन्होंने एक सभा में चाणक्य की बेइज्जती की और चाणक्य को उस चीज़ का बहुत बुरा लगा और उसने बदला लेने के लिए एक जिसमें शूरवीरता और एक अच्छे शासक के गुण थे वो था चंद्रगुप्त मौर्य, उसको बचपन से ही अपने श्रेय में रखा और एक अच्छा मौर्य वंश का जो सबसे प्रतापी शासक भी हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, उसके द्वारा घनानंद जो नंद वंश का शासक था उसका विनाश करवा दिया और वहां से नंद वंश की समाप्ति हो गई और मौर्य वंश की स्थापना हो गई। चाणक्य की बात करें तो मैंने इसके नाम 3 बता दिए। चाणक्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य को कौटिल्य कहते हैं। और इनके जो मुख्य जो इनका जो इनके संदर्भ में बात करें, अर्थशास्त्र जो इनके द्वारा लिखी गई थी इसमें मौर्य वंश का ही वर्णन किया गया है। तो मौर्य वंश की स्थापना में जो चाणक्य विष्णुगुप्त है उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी के साथ साथ में जो चाणक्य है तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। ये जो हमारे तक्षशिला विश्वविद्यालय है वहाँ शिक्षक थे। चाणक्य में एक चतुर राजनीतिज्ञ और एक कूटनीतिज्ञ सभी प्रकार की जो विशेषताएं हैं उनमें गुण थे और इसीलिए इसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, वो जो मैंने आपको पहले भी बता चुका। तो और इनकी जो प्रमुख जो रचना है वो आपको ध्यान रखना है, अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र जिसमें आपके मौर्य वंश से संबंधित या चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रशासन की ही बात की गई है। इसी के समकक्ष आगे अपन बात करें तो इसमें जो प्रथम विद्वान हुआ वो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इनकी श्रेणी इनके जो श्रेय में, यानी ये जो चाणक्य थे इनके प्रमुख प्रधानमंत्री थे इनके शासनकाल में। और चंद्रगुप्त मौर्य को एक अच्छा शासक बनाना और इसको हर प्रकार की गतिविधियों में निपुण करना चाणक्य का ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य है जो 322 ईस्वी पूर्व में नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर मगध का शासक बना। ये मैं आपको पहले भी बता चुका कि घनानंद के द्वारा चाणक्य का अपमान करने के कारण चाणक्य ने एक शूरवीर यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य इसको एक अच्छा शासक प्रशासक बनाया और घनानंद यानी नंद वंश का अंत कर दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के जो शासक थे घनानंद, इनको हराकर मगध पर अपना अधिकार कर लिया। इसी के साथ साथ अपन बात करें तो इसने सिकंदर के उत्तराधिकारी यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के जो उत्तराधिकारी सेल्यूकस थे। सेल्यूकस क्या था कि सिकंदर का उत्तराधिकारी था और सेल्यूकस ने बाद में अपनी बेटी का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। तो सेल्यूकस को इसने परास्त कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसी के साथ साथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने कंधार, काबुल, हेरात प्रदेश और बलूचिस्तान पर अपना अधिकार कर लिया। कई बार देखो क्वेश्चन इनमें से भी बन जाता है कि सेल्यूकस को पराजित करने के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से ऐसे क्षेत्र थे जिन पर अधिकार कर लिया था या इनमें कौन से सम्मिलित नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कंधार, काबुल, हेरात प्रदेश और बलूचिस्तान, इन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसी के समकक्ष फिर सेल्यूकस ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। और सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को, यानी जो इनके राजदूत थे किनके, सेल्यूकस के, तो मेगस्थनीज को राजदूत बनाकर इनके दरबार में भेजा। और मेगस्थनीज ने एक ग्रंथ लिखा, कौन सा? इंडिका। तो ये जो एक रचना है वो इंडिका किसकी है? मेगस्थनीज की। मेगस्थनीज
ने इंडिका लिखी और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रशासन के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रभाहु को भी श्रवण बेलगोला में अपना गुरु बनाया। उसके पश्चात चंद्रगुप्त ने विभिन्न प्रकार के युद्ध किए, युद्ध में विजेता भी हासिल की। अंत में जाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रभाहु को अपना गुरु बनाया और अपना लास्ट में उन्होंने जैन धर्म ग्रहण कर लिया और अपने अंतिम दिनों में अपने जो शासन प्रशासन है वो अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया और उन्होंने अपने गुरु भद्रभाहु की शरण में जाकर श्रवण बेलगोला में उन्होंने अपना वहाँ उसको गुरु बनाया, किसे, भद्रभाहु को। तो आपको ये ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु का नाम क्या था, भद्रभाहु, और इन्हीं के सानिध्य में उन्होंने क्या है लास्ट में जैन धर्म अपना लिया। बिंदुसार ने भी जैन धर्म अपना लिया था, तो यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ बिंदुसार की बात करें तो इसके बारे में मैंने जो महत्वपूर्ण जो एक मेन पॉइंट है वही लिख रखा है कि इसके बाद में जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके बाद में जो प्रमुख शासक हुए वो बिंदुसार हुए। तो बिंदुसार को अमित्रघात की उपाधि प्रदान की गई, यानी इन जो बिंदुसार है इन्होंने काय की उपाधि धारण की, अमित्रघात। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो उसको आप ध्यान रखना। अमित्रघात की उपाधि किसने धारण की थी, बिंदुसार ने। और अंतिम वर्षों में इन्होंने भी क्या है जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। इसी से अपन महत्वपूर्ण यही बात करेंगे आपके फिलहाल रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरे जो शासक हुए वो हुए आपके अशोक, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सम्राट अशोक एक महान योद्धा हुए हैं मौर्य वंश में, जिन्होंने 269 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट बना, यानी मौर्य जो सम्राट इन्होंने जो शासक बने कब बने, 269 ईसा पूर्व में ये मौर्य वंश के प्रमुख सम्राट बने। और इनके अभिलेखों में इनका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी लिखा गया है। इनके जो विभिन्न अभिलेख हैं अशोक के भी, तो इनमें इनका नाम क्या बताया गया है, देवनाम प्रियदर्शी। तो देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी अशोक जाने जाते हैं। इन्होंने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात, यानी अपने राज्याभिषेक यानी 269 ईस्वी में इन्होंने सम्राट बने थे। 8 वर्ष पश्चात बात करें तो 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग एक बहुत बड़ा राज्य था और बहुत विशाल राज्य था, जिन पर अधिकार करना कोई छोटी सी बात नहीं थी। तो सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के लिए कलिंग का युद्ध लड़ा और इन्होंने विजेता हासिल की। इसी के संदर्भ में देखें, कलिंग युद्ध में विभिन्न प्रकार का नरसंहार हुआ, विभिन्न जनधन की हानि हुई, विभिन्न लोग मारे गए, विभिन्न खून खराबा हुआ। तो इससे अशोक भयभीत हो गया और इन्होंने लास्ट में क्या है, इन सब से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, ये सब युद्ध वगैरह छोड़ने के लिए उन्होंने लास्ट में बौद्ध धर्म अपना लिया। यानी मैं पहले बात करूँ, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने जैन धर्म अपनाया था, तो अशोक ने क्या है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और इनके जो सर्वाधिक अभिलेखों की बात करें वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इनके सर्वाधिक अभिलेखों की बात करें, जो आम जन की भाषा की बात करें तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के जो अभिलेख लिखे गए वो बाही लिपि में लिखे गए हैं। तो ये आपको दो चीज़ें अलग अलग हैं कि इन्होंने जो आम जन की भाषा में जो लेख लिखे वो प्राकृत भाषा में लिखे, ठीक है, और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में जो इन्होंने अभिलेख लिखे वो बाह्य लिपि में लिखे। और धर्म प्रचार के लिए इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपने प्रचारक भेजे, जिनमें इन्होंने अपने पुत्री को भी भेजा था। तो इसका वर्णन अपना आगे देख रहे हैं कि विभिन्न इनके शासनकाल में धर्म प्रचारक हुए और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने जगह जगह अलग अलग व्यक्तियों को भेजा, जिनमें अपन बात करेंगे। पहला है आपका सोन व उत्तरा, जिसको पेंगू यानी आप म्यांमार कह सकते हैं, जिसको सर्वण भूमि कहते हैं, म्यांमार। तो इसको कहाँ भेजा, पेंगू, जिसको अपन सर्वण भूमि कहते हैं पुराना नाम, और वर्तमान में क्या नाम है इसका, म्यांमार। तो सोन एवं इसको सर्वण भूमि में भेजा, सोन एवं उत्तरा को। महेंद्र एवं संघमित्रा, इनको सिंहल श्रीलंका भेजा। संघमित्रा को इनके पुत्र पुत्रियां थी, इनको कहाँ भेजा, सिंहल यानी श्रीलंका भेजा। महारक्षित, इनको यवन प्रदेश भेजा। और रक्षित है, इनको वनवासी यानी उत्तरी कनाडा में भेजा। तो ये इनके धर्म प्रचारक थे, इनका भी आपको नाम ध्यान रखना है। बहुत बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके स्वर्णभूमि के नाम से कैसे जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ये उस समय का प्राचीन नाम था स्वर्णभूमि, जो वर्तमान अपन म्यांमार कहते हैं, पेंगू। इसी के समकक्ष आगे अपन बात करें, मौर्य वंश के बाद में गुप्त काल की स्थापना हुई। और गुप्त काल में मौर्यों के बाद में जैसे शुंग है, सातवाहन है, कुषाण वंश है, इत्यादि वंशों का शासन रहा। और कुषाण वंशों में सर्वाधिक जो प्रसिद्ध शासक रहा वो कनिष्क रहा। उसमें भी अपन बात करें
तो कुषाण वंश में सर्वाधिक जो प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क, जिसमें आप देखते हैं कल्हण की राज तरंगिणी है। कल्हण एक जो इन्हीं के शासनकाल में थे, कनिष्क के शासनकाल में, जिन्होंने राज तरंगिणी लिखी थी और उन्होंने कनिष्क के शासनकाल का वर्णन किया था। तो 34 शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त वंश ने अपनी सत्ता संभाली, यानी मौर्यों के बाद में विभिन्न ये अलग अलग वंशों की स्थापना हुई, जैसे शुंग वंश है, सातवाहन वंश है, कुषाण वंश है ना, अलग अलग वंशों का शासन रहा। उसके बाद में 34 शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त वंश का शासनकाल रहा, यानी इन्होंने अपनी सत्ता संभाली। और गुप्त वंश के हम प्रतापी शासक की बात करें तो इनका जो प्रतापी शासक हुआ वो हुआ चंद्रगुप्त प्रथम। देखो आप साथ साथ में नोट्स जरूर बनाया करिए, मैं हर बार हर वीडियो में आपको बताता हूँ। और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और नए अपडेट्स वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं देख पा रहा हूँ कि सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, आपका प्यार मिलता जा रहा है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुप्त वंश का प्रतापी शासक था, कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। तत्पश्चात यानी चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में अपन बात करें तो समुद्रगुप्त मगध का शासक बना। किसके बाद में? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के आपसे याद है कि सुदर्शन झील भी समुद्रगुप्त से संबंधित है। उसके बाद में अपन बात करें तो समुद्रगुप्त शासक बना, कहाँ का? मगध का शासक बना, और उन्होंने अश्वमेध करवाई। पहले देखिए राजा महाराजा अश्वमेध करवाते थे। अश्व यानी घोड़ा, जो घोड़ों के द्वारा अनेक प्रकार के ये जो कार्यक्रम करवाए जाते थे, अश्वमेध करवाई उन्होंने। इसी के समकक्ष अपन बात करें समुद्रगुप्त के समकक्ष, तो एक जो विद्वान हुए हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी। हरिसेन ने कौन सी प्रशस्ति लिखी? प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी हमें मिलती है। तो ये क्वेश्चन भी आपके आ सकता है कि समुद्रगुप्त की विजय अभियानों की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? तो प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। और प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई? हरिसेन के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त में एक अच्छे योद्धा के साथ साथ में अनेक गुण थे। खास तौर से अपन बात करें तो समुद्रगुप्त महान संगीतज्ञ था, और वीणा वादन यानी ये वीणा बजाता था, तो वीणा वादन का ये शौकीन था। तो ये आपको ध्यान रखना है। महान संगीतज्ञ की बात करें तो समुद्रगुप्त ही था। आपको बता दें कि आज वर्तमान में बात करें तो गुप्त काल में गुप्त काल हर क्षेत्र का श्रवण काल कहा जाता है, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो आपका अलग कोई सा दूसरा भी दृष्टिकोण हो। तो हर क्षेत्र में जो श्रवण काल कहा जाता है वो गुप्त काल को ही कहा जाता है। और फिर उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय महान सम्राट हुए, जिन्होंने विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की? वो थे आपके चंद्रगुप्त सेकंड। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में एक चीनी यात्री आए थे, कौन? फाहयान। तो फाहयान थे वो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आए, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने शक व कुषाण शासकों को परास्त किया। इन्होंने जो शक वंश और कुषाण शासक हैं इनको परास्त किया। और इसी के समकक्ष एक चीनी यात्री आए, कौन? फाहयान, जिसकी पुस्तक थी फो कवो की। ये पुस्तक बहुत बार पूछते हैं, इनमें 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। पहली चीज तो यह है कि आपका विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की? चंद्रगुप्त सेकंड ने। इसी के साथ साथ में वह कौन सा चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया? फाहयान। या ऐसे पूछ ले फाहयान किसके शासनकाल में आया? तो चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य, आपका कोई सा भी ऑप्शन में आ सकता है। फाहयान की जो प्रमुख पुस्तक थी वो कौन सी थी? तो फाहयान की प्रमुख पुस्तक थी फो कवो की। तो फाहयान ने जो अपनी पुस्तक फो कवो की है इसमें इसका वर्णन किया है चंद्रगुप्त सेकंड का। फाहयान ने चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल के बारे में लिखा है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, इसको आप ये डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा कि फाहयान ने चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल के बारे में लिखा है कि उसकी प्रजा सुखी है, यानी चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य उनकी प्रजा सुखी है। उसमें राजा न तो शारीरिक दंड देता है और न ही प्राण दंड, यानी न तो राजा क्या देता है? शारीरिक दंड, और न ही प्राण दंड। लोग घरों में ताला भी नहीं लगाते। तो आप इस जो इनका जो कथन है उनसे आप अपने आप ही आइडिया लगा सकते हो कि चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में जनता कितनी सुखी थी और किसी प्रकार की चोरी वगैरह किसी प्रकार का लोगों को भय नहीं था।
और एक प्रकार से सुख से जीवन जी रहे थे। तो ये फाया ने चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में डेफिनेशन लिखी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये डेफिनेशन आ जाती है और पूछ लेते हैं किसके बारे में लिखा है। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में लिखा है। किसने लिखा? फायान ने। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का, तो आप ध्यान रखेंगे इसका। इसी के हिसाब से मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हर क्षेत्र में बात करें तो भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण युग की बात करें तो भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण युग है वो आपका कौन सा है? गुप्तकाल है। कौन सा? गुप्तकाल। चंद्रगुप्त सेकंड के जो टाइम में अनेक नवरत्न हुए, यानी 9 रत्न जिनमें अपन बात करेंगे, तो इनमें से भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो फिलहाल तो इनमें यह आ सकता है कि चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में कौन सा शामिल नहीं है। इनमें आपके अलग अलग आ जाएंगे, जैसे कालिदास है, धन्वंतरी है, शपनक है, एक कल्याण आ गया। तो आपको ध्यान रखना उसमें कल्याण नहीं होगा। तो इनका आप 9 रत्नों का ध्यान रखेंगे, इनके नवरत्न हुए कौन कौन से थे। तो देखो इनमें नवरत्नों में कालिदास है, धन्वंतरी है, शपनक है, अमर सिंह है, शंकु है, वेताल भट्ट है, घटकपर है, वराहमिहिर और वररुचि। ये 9 प्रमुख नवरत्न हुए किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। तो इन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते जाइए, अपने बुक में लिखते जाइए। और ये नवरत्न थे, इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी और ये किससे संबंधित हैं या कि इनका क्षेत्र क्या था, उनके बारे में अपन वर्णन करेंगे। तो आपने नवरत्न में आशा करता हूँ कि आपने लिख लिए होंगे और अब आप दोबारा भी लिख सकते हो। तो इसमें आप इनके जो नवरत्न थे चंद्रगुप्त सेकंड के, इनका जो नवरत्न कौन कौन से थे वो मैंने आपको बता दिए। तो वराहमिहिर इनके क्षेत्र की बात करें तो ये खगोल विज्ञान से संबंधित थे। और इनकी प्रमुख रचना की बात करें तो भरत संहिता किसने लिखी? वराहमिहिर ने लिखी। भरत जातक किसने लिखी? वराहमिहिर ने लिखी। लघु जातक किसने लिखी? वराहमिहिर ने लिखी। तो वराहमिहिर किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त सेकंड के काल में, जो इनके नवरत्नों में से एक है। सेकंड है आपका वररुचि। वररुचि ने किससे संबंधित है? इनका जो क्षेत्र है वो व्याकरण से संबंधित है और उनकी जो प्रमुख रचना है वो क्या है? व्याकरण। तो संस्कृत में इन्होंने लिखी थी। धन्वंतरी चिकित्सा से इनका संबंध है और इन्होंने जो इनकी प्रमुख रचना है वो आयुर्वेद यानी चिकित्सा की जो पुस्तक लिखी इन्होंने आयुर्वेद। तो धन्वंतरी का आपको ध्यान रखना, आयुर्वेद किसकी है? धन्वंतरी की। सपनक ज्योतिष विद्या से संबंध रखते हैं और इन्होंने ज्योतिष शास्त्र लिखी। अमर सिंह शब्दकोश रचना से संबंध रखते हैं, इन्होंने अनेक शब्दावली लिखी है, अनेक रचनाएं लिखी, जिसमें इनकी जो प्रमुख अमर सिंह की मानी जाती है वो है आपकी अमरकोश। तो यह आप ध्यान रखिएगा। कालिदास की बात करें तो कालिदास ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, अनेक अपनी रचनाएं लिखी हैं। ये प्रमुख नाटककार एवं काव्यकार, यानी ये प्रमुख नाटककार में माने गए हैं और काव्य की भी इनको विस्तृत जानकारी थी। अब इनकी प्रमुख अपन बात करें तो जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूत है, ये किसकी है? कालिदास की। इसके समकक्ष अपन बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम ये इनकी है, मेघदूत इनकी है, ऋतुसंहार इनकी है ना। तो ये आपको अलग अलग इन्होंने जो लिखे हैं ना, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, ऋतुसंहार, ये जो इनकी अलग अलग रचनाएं, ये आप ध्यान रखेंगे कालिदास की कौन सी रचनाएं हैं और ये किन के शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में थे। फिर आपके शंकु वास्तुकला से संबंध रखते हैं और इन्होंने शिल्प शास्त्र लिखी। वेताल भट्ट ये जादू टोना में ज़्यादा विश्वास करते थे, तो इनमें जादू से संबंध रखते हैं वेताल भट्ट, इन्होंने मंत्र शास्त्र लिखी। और फिर अपन लास्ट बात करें कि घटकपर, ये भी इनका भी संबंध जादू से ही संबंधित था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड के जो टाइम में नवरत्न हुए वो कौन कौन से थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये नवरत्न हुए और इनका क्षेत्र क्या है और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो क्या है। तो इनका आप ध्यान रखेंगे। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसका आप स्क्रीनशॉट भी लीजिए और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी नया अपडेटिंग है वो आपको मिलता रहे और आपकी रीट की तैयारी इस कोरोना काल में निरंतरता से चलती रहें। इसी के साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।